नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। ओआरओपी 3 से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां, ओआरओपी 3 का स्पर्श पीपीओ से जुड़ी हुई और माननीय दिल्ली हाईकोर्ट का एक गजब फैसला, जबरदस्त फैसला जिसने सरकार को झटका दिया है और पेंशनर्स को न्याय दिलाया है, उसके बारे में और भी महत्वपूर्ण एमएसपी से जुड़ी हुई कुछ दस्तावेज, कुछ डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको आज की वीडियो में जानकारी दूंगा दोस्तों। तो दोस्तों, जानकारी महत्वपूर्ण है, खास करके उन पेंशनर्स को जिनको ओआरओपी में फायदा तो हुआ है लेकिन और फायदा हो सकता है, क्योंकि लिखित में बकायदा आदेश है। तो आगे बढ़ेंगे, इसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले मेरा हमेशा की तरह आप सबसे आग्रह है, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए और आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद जानकारियों को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों। सबसे पहले ओआरओपी की सबसे बड़ी विसंगति का हल कैसे निकलेगा, क्यों नहीं उठाता कोई आवाज। दोस्तों, ओआरओपी के अगर विसंगतियों को हम उनका सीनियरिटी वाइज लगाएं तो सबसे बड़ी विसंगति जो होगी वो होगी 2006 से पुराने पेंशनर्स को एमएसपी ओआरओपी में ना देना, क्योंकि बकायदा सरकारी दस्तावेज हैं, बकायदा रिकमेंडेशन कमिटी का रिकमेंडेशन रिपोर्ट है जिसमें कहा गया है कि ओआरओपी में एमएसपी का फायदा 20 साल से पुराने पेंशनर्स को भी दिया जाए। जी हां, लिखा हुआ है, लिखित में है, या आगे दिखाऊंगा। अब दोस्तों, ये जो एमएसपी का मुद्दा है ये केवल लगभग सिपाही से लेकर हवलदार तक के रैंक के पेंशनर्स को ही फायदा दिलाता है। तो क्या यही वजह है कि इसको नहीं उठाया जाता? बहुत सारे मंचों में, बहुत सारे ज्ञापनों में इसको इंक्लूड नहीं किया जाता, जबकि यह मुद्दा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण मुद्दा है। ओआरओपी के लगभग 50% विसंगतियां इस मुद्दे से सुलझ जाएंगी। जी हां, थोड़ा सा आपको समझाता हूं। अगर मैं बात करूं एक सिपाही की, तो 2006 से पुराने सिपाही को कितना मिलेगा ओआरओपी 3 में? उनको मिलेगा 20,463 रुपए। लेकिन 2006 के बाद के सिपाही को, 17 साल वाले ही सिपाही को कितना मिलेगा? 22,476 रुपए। 2013 रुपए का डिफरेंस। देखिए डिफरेंस कहां है। नायक की बात करूं मैं, 22 साल वाले नायक की, तो 23,569 मिलेगा 2006 से पुराने को, और 2006 के बाद को मिलेगा 26,825। 3,256 रुपए का डिफरेंस। ये सारा बेसिक में है। इसमें अगर डीए जोड़ देंगे तो ये डिफरेंस 5,000 को पार कर जाएगा। और दोस्तों, हवलदार की बात करूं तो 25,582 एक 26 साल के हवलदार को मिलेगा ओआरओपी 3 में, और वहीं 2006 के बाद के हवलदार को, जिसको एमएसपी लागू है, उसको मिलेगा 26,913 रुपए का डिफरेंस। तो देखिए डिफरेंस कितना है। और एक्चुअल में ऑन ग्राउंड डिफरेंस क्या है? केवल डेट का डिफरेंस है। एक है 2006 से पहले का रिटायरी, एक है 2006 के बाद का रिटायरी। आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं। कारगिल की लड़ाई हुई थी। कारगिल की लड़ाई 1999 में हुई थी। खुदा ना खास्ता कारगिल की लड़ाई में 2 जवान मान लीजिए घायल हो गए, और 2 जवानों का ट्रीटमेंट चला। ट्रीटमेंट चलने के बाद जब उनका ट्रीटमेंट खत्म हो गया तो उनको इनवैलिड आउट कर दिया गया। मान लीजिए एक को इनवैलिड आउट कर दिया जाता है 2005 में, और दूसरा जवान मान लीजिए उनको कुछ ट्रीटमेंट थोड़ा सा लंबा चलता है और उनका जाके इनवैलिड आउट का काम होता है 2006 में। मान लीजिए एक इनवैलिड आउट हो जाता है 16 साल की सर्विस में, एक इनवैलिड आउट होता है 16.5 या 17 साल के आसपास में। तो आप देखिए, दोनों ने कारगिल की लड़ाइयां लड़ी थी, लेकिन एक 2006 से पहले इनवैलिड आउट होने की वजह से उसको एमएसपी लागू नहीं है। 16 साल सर्विस भी था उनका, लेकिन उसको एमएसपी लागू नहीं है। लेकिन जो 2006 के बाद रिटायर हुआ, वो भी सेम वही उसी लड़ाई में वो भी घायल हुआ था, लेकिन उसको तो लागू है। आप सोचिए अब डिफरेंस उसके पेंशन में कितना हो जाएगा, ये देखिए। तो ये बहुत बड़ा इनजस्टिस है। और दोस्तों, एमएसपी को ओआरओपी में लागू करने को लेकर के वन मैन जुडिशियल कमिटी ने खास करके क्या कहा है, 2006 से पुराने पेंशनर्स के बारे में क्या कहा है, बकायदा लिखित में कहा है, रिकमेंडेशन दिया है, उसको दिखाता हूं, वो देख लेते हैं। ये दोस्तों पीसीडीए ने जब आरटीआई के जरिए ओएमजेसी का रिकमेंडेशन को सार्वजनिक किया था, तो ये वो वाला आरटीआई का जवाब है जिसमें ओआरओपी में एमएसपी को लेकर बड़े रिकमेंडेशन है। और ये ओएमजेसी ने दोस्तों जगह जगह पर जा करके कई सारे ऑफिसर्स से बातचीत करने के बाद, कई सारे पूर्व सैनिकों की संस्थाओं के साथ बातचीत करने के बाद ये रिकमेंडेशन की गई थी। और इन रिकमेंडेशन में जो ओआरओपी में एमएसपी को लेकर रिकमेंडेशन है, ये वाला 2 नंबर पैराग्राफ, 2 नंबर जो पॉइंट है, इसको मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से क्लियरली रिकमेंडेशंस की गई हैं।
यहाँ पर ये रहा वो पॉइंट, वेदर द डिसीजन टू ग्रांट बेनिफिट ऑफ एमएससीपी अंडर ओआरओपी ओनली टू पेंशनर्स हु हैव एक्चुअली अर्नड रिक्वायर्स एनी मॉडिफिकेशन, क्या उसमें कोई मॉडिफिकेशन की जरूरत है। आगे दोस्तों ये वाला थोड़ा सा एमएससीपी का यहाँ पर डिस्क्रिप्शन है कि क्या है एमएससीपी। उसके बाद ये नंबर जो ये वाला जो पैराग्राफ है इसमें क्लियरली लिखा हुआ है, देयर इज नो डिस्प्यूट दैट एवर सिंस द एमएससीपी वाज इंट्रोड्यूस्ड विद डिफरेंट कैनोटेशंस the benefit was extended to the personnel and the effect here thereof was reflected in their pension। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण ये वाला लाइन है, the demand now is to extend such benefit notionally to those who retired before the facility of MSCP was introduced। यानी कि अभी जो डिमांड है वो उनके लिए है जो MSCP इंट्रोड्यूस होने से पहले रिटायर हो चुके, यानी कि 2006 से पहले के रिटायरीज के लिए MSCP लागू किया जाए OROP में या नहीं, वो है मुद्दा। और यहाँ पर क्लियर लिखा गया है OROP अगर MSCP के बगैर दिया जाता है तो जो पुराने पेंशनर्स हैं उनका तो नए पेंशनर्स के हिसाब से पेंशन फिक्सेशन होगा ही नहीं, चाहे 20 साल पहले के रिटायरी हों, उनको अगर आप MSCP से वंचित रखेंगे तो कहीं ना कहीं OROP में इनजस्टिस होगा। इस तरीके से इस पैराग्राफ में लिखा गया। और सबसे महत्वपूर्ण लास्ट वाला जो पैराग्राफ है इसमें अगर हम समझेंगे तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, यहाँ से लेके इट इज हाउएवर फेल्ट दैट इन केस एन एक्स सर्विसमैन इज फाउंड एलिजिबल टू बी एक्सटेंडेड द बेनिफिट ऑफ द MSCP द एरियर इन दैट बिहाफ can be reckoned only from the date on which the OROP came into force, lest it becomes a windfall for them and an undue burden on the state exchequer। यानी कि अगर MSCP का एरियर देने की बात आए तो जब से OROP लागू है तब से दिया जाए, पुराना एरियर देने की जरूरत नहीं है, नहीं तो बहुत बर्डन हो जाएगा देश के ऊपर। तो इस वजह से बेशक पुराना एरियर ना दिया जाए, लेकिन MSCP को OROP में लागू करके चाहे कभी का भी रिटायरी हो MSCP दिया जाए। ये क्लियर रिकमेंडेशन OMJC का है दोस्तों। तो आप सबने देखा दोस्तों कितना महत्वपूर्ण मुद्दा है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। स्पर्श से OROP 3 का ऑटो जेनरेटेड PPO आएगा। जी हाँ दोस्तों, स्पर्श की तरफ से जो PPO जनरेट किया जाएगा OROP 3 लागू होने के बाद वो ऑटो जनरेटेड होगा। वो एक एक पेंशनर्स का अलग अलग से ऐसा कुछ नहीं होगा, ऑटो जनरेटेड। जैसे आपने 677 सर्कुलर देखा था, अभी एक दिन पहले मैंने आपको दिखाया था, उस सर्कुलर में क्या लिखा गया है स्पर्श के लिए, ये सामने आप 677 सर्कुलर देख पा रहे हैं। इस सर्कुलर में सभी एड्रेसी हैं, सभी प्रावधान लिखे गए हैं। एड्रेसियों को इस सर्कुलर को सेंड किया गया है ईमेल द्वारा, और जो प्रावधान है, जो भी इसके प्रावधान है वो लिखे गए हैं। लेकिन जब आप नीचे चले जाएंगे, नीचे जो 29 नंबर सीरियल है, 29 नंबर सीरियल में OIC स्पर्श के लिए क्लियर कट जो आदेश दिए गए हैं वो क्या लिखा गया है आप देखिए, फॉर सुइटेबल अमेंडमेंट इन स्पर्श प्रोग्राम। यानी कि स्पर्श प्रोग्राम में अमेंडमेंट करने के लिए यह सर्कुलर आपको भेजा गया है। बाकियों को ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है। बाकी जितने भी एड्रेसी हैं उनको नॉर्मली उनका एड्रेसी का नाम लिखा हुआ है, बस वो भेजा जाएगा। लेकिन स्पर्श के लिए खास करके हिदायत दी गई है कि स्पर्श का प्रोग्राम में आपने अमेंड करना है। तो जैसे ही वो स्पर्श का प्रोग्राम में अमेंड हो जाएगा दोस्तों, जैसे हमारा हर महीने पेंशन स्लिप निकलता है, उसी तरीके से स्पर्श का जब प्रोग्राम अमेंड होगा, आपका बेसिक पेंशन जब तब्दील हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, तो आपका एक कोरिजेंडम PPO जनरेट होकर के स्पर्श के अंदर आपको मिल जाएगा दोस्तों। तो ये होगा एक ऑटो जनरेटेड स्पर्श का कोरिजेंडम PPO, जो आपको प्रोग्राम स्पर्श वाला जैसे ही प्रोग्राम में बदलाव करेगा वो आपको मिल जाएगा। और उसके बाद हमें मैसेज भी मिलेगा, सितंबर महीने का पेंशन का हमारा भुगतान भी आगे हो जाएगा स्पर्श PPO जनरेट होने के बाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने भारत सरकार की याचिका खारिज कर दी, पेंशनर्स की बड़ी जीत हुई है। जी हां दोस्तों, माननीय दिल्ली हाईकोर्ट में एक केस चला था जिसमें भारत सरकार पिटिशनर थी। दोस्तों ये केस चला था, 332 पेंशनर्स एक तरफ थे, एक तरफ भारत सरकार। और पता नहीं भारत सरकार के जो ये बाबू होते हैं जो केस को सामने लेके जाते हैं, माननीय दिल्ली हाईकोर्ट में लेके गए थे, AFT के केसेस का जो है उन्होंने विरोध किया था। और केस क्या था, जो DSC के पेंशनर होते हैं, जो सेकंड सर्विस के लिए DSC में जाते हैं, तो जिनका भी 1 साल से कम का समय रह जाता है 15 साल पूरा होने में, तो वो जब रिटायर हो जाते हैं उनको अमूमन पेंशन नहीं मिलता है, क्योंकि पेंशन के लिए 15 साल पूरा होना होता है नॉर्मल रिटायरमेंट के केस में। तो 15 साल जब पूरा नहीं हुआ तो माननीय कोर्ट में जब केस किया जाता है, तो माननीय कोर्ट द्वारा रूलिंग है कि 1 साल तक का समय को, 1 साल से कम का समय को माननीय कोर्ट माफ करते हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी गाइडलाइन है इस पे, माफ करके पेंशन ग्रांट कर देते हैं। तो ऐसे ही 332 केस थे जिनमें पेंशन ग्रांट कर दिया माननीय कोर्ट ने।
लेकिन अब उस मैटर को लेकर के भारत सरकार चली गई दिल्ली हाई कोर्ट में, अपील कर दिया, रिट लगा दिया कि हम इनको पेंशन नहीं देंगे, इनका पेंशन बंद किया जाए, इनको 14 साल, किसी का 6 महीना, 14 साल 11 महीना, 14 साल 2 महीना, किसी का 14 साल 11 महीना 25 दिन, इस तरीके के केस सारे के सारे। तो सुनवाई हुई। ये सामने आप माननीय कोर्ट का ऑर्डर का कॉपी देख पा रहे हैं, जो कि 4 सितंबर 2024 का अभी का ऑर्डर है। और आप यहां पर देखेंगे तो पिटिशनर्स के जो वकील हैं, कितने सारे वकीलों को एंगेज कर दिया। देखिए बहुत सारे वकील एंगेज हो गए, साथ ही साथ आगे रेस्पोंडेंट यानी कि जो पेंशनर्स थे उनका भी कई सारे वकील हैं। और पूरा केस, पूरा छानबीन हुआ। छानबीन पूरा होने के बाद माननीय कोर्ट ने जो फैसला दिया वो नीचे, सबसे नीचे आपको 27 नंबर पैराग्राफ में मिलेगा। मैं माननीय कोर्ट ने जो कहा है वो आपको थोड़ा सा सुनाना चाहूंगा। देखिए माननीय कोर्ट ने किस सख्त लहजे में कहा है। फॉर ऑल द अफोरसेड रीजंस वी फाइंड एब्सोल्युटली नो मेरिट इन द रिट पिटिशंस व्हिच आर accordingly along with the pending applications dismissed. Consequently all interim orders stands vacated. यानी कि माननीय कोर्ट ने क्लियरली कहा है कि आपकी जो दलील है, सरकारी पक्ष की जो दलील है, उसको नहीं मानते हम। पूरी बातों को सुन के छानबीन करने के बाद सारे रूलिंग्स, गाइडलाइन, माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है इस केस में, इस तरीके की केस में, उन सभी को छानबीन करते हुए हम आपके पिटीशन को खारिज कर देते हैं। इस तरीके से माननीय दिल्ली हाई कोर्ट ने डीएससी के पेंशनर्स के फेवर में फैसला सुनाया, जो कि बहुत बड़ी जीत है पेंशनर्स को। और सरकार को कहीं ना कहीं आईना है कि इस तरीके के जो चीजें रूलिंग में हैं, जो चीजें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला दे रखा है, उन चीजों को लेके आप बार बार इस तरीके से रिट लगाओगे तो बार बार आपको मुंह की खानी पड़ेगी। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, जैसे नोशनल इंक्रीमेंट का केस है, इस तरीके के केस जो कि क्लियर है, एक न एक दिन तो आपको देना ही है, देना है, इसमें कोई डाउट नहीं है। चाहे आज दो, चाहे 4 साल बाद दो, चाहे 10 साल बाद दो, देना तो पड़ेगा। लेकिन इस तरीके के बेकार के रिट लगाते रहोगे तो आपके वकील भी एंगेज होते रहेंगे और खर्चा देश का और ज्यादा होगा उस कोर्ट केस को चलाने में। तो इससे अच्छा है जो चीजें माननीय सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन में आदेश आ चुके हैं उनको रिलीज कर दो जल्दी से जल्दी, ताकि पेंशनर्स में जो एम्प्लॉइज हैं उनके बीच में भी आपकी एक अच्छी छवि जाए कि हाँ सरकार मान रही है, सरकार जो माननीय कोर्ट से आदेश आ रहा है उसको मनवा रही है। तो ये होना जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओआरओपी 3 से पहले आई खुशखबरी, ऑनरेरी हवलदार को अब हवलदार की पेंशन देखें पीपीओ हुआ जारी। जी हाँ दोस्तों, जब ओआरओपी 3 लागू होने से पहले पहले आपको ऐसी खुशखबरी मिले जिसकी वजह से ओआरओपी 3 में आपको और ज्यादा बढ़ोतरी मिल जाए। जितना मिलना है, जिनको मिलना है उनको तो मिल ही जाएगा, लेकिन उसके बावजूद और ज्यादा बढ़ोतरी मिल जाए तो आपको कितनी खुशी होगी। चलिए आपको 2 पीपीओ दिखा करके समझाता हूं, चलिए उसको देखते हैं। दोस्तों ये एक कोरिजेंडम पीपीओ है, लखामी प्रसाद जी का है, जो कि ऑनरेरी हवलदार रैंक के रिटायरी हैं। आप यहाँ पर देखिए 2007 के ये रिटायरी हैं। अब इनका पीपीओ में आप देखेंगे तो जो पे लेवल है, पे लेवल 04 है। ये देखिए इनका ये थोड़ा सा पुराना पीपीओ 2023 का पीपीओ है। ओआरओपी 2 लागू होने के बाद का पीपीओ यहाँ पर देख पा रहे हैं आप। ओआरओपी 2 लागू हो जाने के बाद 12 अक्टूबर 2023 का ये पीपीओ है और इस पीपीओ में उनका पेंशन 21,244 है। अब इनका दूसरा पीपीओ जारी हुआ है, उसको देखते हैं। अब ये देखिए उन्हीं पेंशनर का है, लखमी प्रसाद जी का है, ऑनरेरी हवलदार रैंक के ही पेंशनर हैं। अब इनका ये पीपीओ अभी अभी जारी हुआ है दोस्तों, और इनका पे लेवल अगर देखेंगे तो अभी 05 कर दिया गया है और इनको एमएससीपी एडजस्ट कर दिया गया है। देखिए अब ये जो 2 नंबर पैराग्राफ में आप देखेंगे कई सारी चीज़ें बदल दी गई है और उनका जो बेसिक पेंशन है वो 21,244 से 22,144 कर दिया गया है। और उनको पहले नो एमएससीपी था, देखिए नो एमएससीपी था, अभी हवलदार ग्रेड का एमएससीपी ग्रांट किया गया है। बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं। अब अगर मैं ओआरओपी 3 की बात करूं तो इनका पेंशन अभी, अगर ये पीपीओ नहीं जनरेट हुआ होता, वो सैनिक पाठशाला के साथ नहीं जुड़े होते, तो उनको 23,569 मिलना था। बढ़ोतरी तो थी, लेकिन अब ये पीपीओ जारी हो गया है, उनको हवलदार का एमएससीपी लागू हो गया है। अब इनको पेंशन मिलेगा 24,763। तो आप सबने देखा दोस्तों कि एमएससीपी कितना महत्वपूर्ण है। कई सारे पेंशनर्स हैं, खास करके जनवरी 2006 से अगस्त 2008 के बीच के पेंशनर्स, जिनको लागू है लेकिन नहीं मिला है, जानकारी नहीं है, पता ही नहीं है। बहुत सारे तो आज के डेट में भी, क्योंकि दोस्तों डिफेंस पेंशनर बहुत भोले वाले, बहुत सीधे साधे हैं। आज के डेट में भी बहुत सारे डिफेंस पेंशनर जिनको मल्टीमीडिया मोबाइल चलाना नहीं आता, वो यूज नहीं करते, तो उनको जानकारी भी नहीं मिलती, ना यूट्यूब देखते हैं, ना कहीं सोशल मीडिया में जुड़े हुए हैं, ना किसी से वो संपर्क में है, तो उनको पता नहीं चलता कि उनका एंटाइटलमेंट क्या है, उनको उनका हक मिल ही नहीं पाता।
लेकिन आप जुड़िए, सैनिक पाठशाला जैसे चैनलों के साथ जुड़िए, देखिए, जानकारी रखिए, तो आपको आपका फायदा, आपका एंटाइटल्ड हक जरूर मिलेगा दोस्तों। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।